कैसे हैं प्यारे बच्चों। मैं आशीष आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में तक्षशिला यूके। देखिए, हमारी जो सीरीज़ चल रही है ये आपके बड़े महत्वपूर्ण सवाल जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, जो पुलिस का एग्ज़ाम आपका आने वाला है, आप इसे कृपया करके सभी लोग देखें। यहाँ से देखिए बहुत हेल्प मिलेगी आपको, आप पेपर में अच्छा कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे एक बात लिखी है कि कल तो चला गया है, आने वाले कल अभी आया नहीं है, हमारे पास केवल आज है, आओ शुरुआत करें। जी, हमारे पास केवल आज उपलब्ध है, हमें आज से ही शुरुआत कर देनी चाहिए। अभी आपने कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन आज अगर आप शुरुआत करते हैं तो एक दिन अंततः अपने लक्ष्य की तरफ आप अग्रसर हो ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आपके आज के अपने सेशन की। पहला सवाल यहाँ जो है वो ये है कि राज्य में जो नवीनीकरण ऊर्जा नीति की घोषणा आखिरकार कब करी गई थी। देखिए, नवीनीकरण ऊर्जा की जो घोषणा है बच्चे, वो हमारे यहाँ करी गई थी 29 जनवरी 2008 को। ये इसका सही जवाब है। इस ऊर्जा नीति में आपको पता होगा कि अगर कोई भी केंद्र सरकार या हमारा कोई अन्य राज्य उत्तराखंड के अंदर कोई प्लांट लगाता है तो उसे यहाँ उत्तराखंड को 12% मुफ्त बिजली जो था वो देना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए इस ऊर्जा नीति में ये भी निर्धारित करा गया है कि जो 25 मेगावाट से छोटी योजनाएं होंगी उन्हें लघु योजना बोलेंगे, और 25 मेगावाट से बड़ी योजनाओं को हम दीर्घ योजना की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा आपका 29 जनवरी 2008। नेक्स्ट, राज्य में हिंगला देवी मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए, राज्य में हिंगला देवी का मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका चंपावत के अंदर पड़ती है हमारी हिंगला देवी का मंदिर। देखिए, हिंगला देवी आप समझते होंगे शायद कौन सी देवी है, ये माता भगवती ही हैं। हिंगला देवी कौन सी देवी हैं, माता भगवती हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हिंगला देवी मंदिर को एक उच्च स्तर पर पहुंचाने का या उसे वर्तमान मंदिर को बनाने का जो श्रेय है वो हमारे सतीश पांडे जी हैं, उनको दिया जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे सतीश पांडे जी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में जो महिम वर्मा जी हैं उनका संबंध किस खेल से है। देखिए, महिम वर्मा के बारे में अगर हम थोड़ी चर्चा करेंगे तो महिम वर्मा वर्तमान में जो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड है उसके महासचिव भी हैं। तो हम ये बता सकते हैं इनका संबंध किससे है, क्रिकेट से है। उत्तराखंड एसोसिएशन, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड, उसके महासचिव है वर्तमान में। 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें ये महासचिव चुने गए थे। आपको जानकर पता होगा शायद कि बीसीसीआई से हमें जो मान्यता मिली है वो 2019 में मिली है उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन को, और इसके अलावा बीसीसीआई के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं हमारे महिम वर्मा 2019 के अंदर। अच्छा सवाल है, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 अगर हम देखें कि गढ़वाल में बावनी शब्द का क्या अर्थ है। देखिए, गढ़वाल में जो बावनी शब्द है एक्चुअली इसका जो मतलब है वो क्या है, आपका अकाल से होता है। इसका मतलब किससे होता है, अकाल से होता है। अगर आपको याद हो कि प्रद्युम्न शाह जो हमारे राजा थे उनके शासनकाल में 1851-52 जो संवत है उसके दौरान एक्चुअली 1795 था वो, और आपका संवत विक्रम संवत के अनुसार 51-52 में वहाँ एक अकाल पड़ा था, और उसी अकाल को फिर क्या कहा गया, आपका ये बावनी शब्द से प्रख्यात हो गया, जिसे दुर्भिक्ष भी कह सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं, दुर्भिक्ष। अगला सवाल है 25 कि किस गढ़वाल नरेश को सील का सागर कह करके पुकारा जाता है। देखिए, अच्छा सवाल है, कई बार पेपर में मिल सकता है। तो वो थे हमारे फतेह शाह। फतेह शाह को सील का सागर कह करके पुकारते हैं। इसके अलावा देखिए, किसने इन्हें सील का सागर कहा है, एक रतन कवि हुए हैं, रतन कवि ने इन्हें सील का सागर कहा है। रतन कवि का दूसरा नाम क्या था, क्षेमराज था। इसके अलावा यहाँ पर इनकी तुलना फतेह शाह को बहुत अन्य नामों से पुकारा गया है, जैसे इन्हें गढ़वाल का अकबर कहा गया है, इन्हें गढ़वाल का शिवाजी कहा गया है। इसके अलावा रतन कवि ने इन्हें 2 अन्य नाम और दिए हैं, एक तो सील का सागर है, इसके अलावा हिंदुओं का रक्षक फतेह शाह को कहा गया है, और उद्दंडों को दंड देने वाला भी फतेह शाह को कहा गया है। तो आप ध्यान रखेंगे फतेह शाह से ये सब बातें पेपर में बन सकती हैं। इसके अलावा देखिए 26 जो हमारा सवाल है, 1918-1923 में गिरिजादत्त नैथानी ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो ये हमें बताना है। देखिए, इन्होंने गिरिजादत्त नैथानी जो है 18 से 23 तक इन्होंने जो पुरुषार्थ हमारी पत्रिका है
इसका संपादन करा था। इसके अलावा गिरिजादत्त नैथानी जो देखिए गढ़वाली का संपादन कर चुके हैं, गढ़वाल समाचार का संपादन वो पहले से ही कर चुके हैं। तो आप याद रखेंगे पुरुषार्थ जो है वो हमारा गिरिजादत्त नैथानी के द्वारा संपादित की गई आपकी पत्रिका है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए 27, किस वर्ष समस्त वेनाब भूमि को संरक्षित वन घोषित किया गया था? देखिए ये संरक्षित जब किया गया तो आपका 1893 में ऐसा किया गया था कि समस्त वेनाम भूमि को संरक्षित वन घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 28, अगर आप यहाँ देखेंगे तो दुगल निट्टा जो हमारा पर्यटन स्थल है वो कहाँ स्थित है, हमें ये बताना है। देखिए दुगल निट्टा जो हमारा पर्यटन स्थल है ये आपका चोपता जो एरिया है, चोपता एक गांव पड़ता है उसके अंदर है। और ये जो चोपता गांव है जो आपने सुना होगा केदारनाथ वन्यजीव विहार जो है उसके अंदर एक छोटा सा गांव पड़ता है चोपता। और आपने केदारनाथ वन्यजीव विहार आपको मैंने शायद बताया था KRC एक हिस्सा इसका कहाँ पड़ता है, रुद्रप्रयाग के अंदर पड़ता है। और रुद्रप्रयाग में जो आपका तुंगनाथ महादेव वाला जो पंच केदारों में स्थित है वो जो तुंगनाथ है उसके आसपास के क्षेत्र में आपको चोपता देखने को मिल जाएगा। देखिए तुंगनाथ जो है उसमें हम शिव जी की भुजाओं की क्या करते हैं, पूजा किया करते हैं, तो आपको ये बात भी पता होगी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है देखिए पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखने वाला कि FL2 नीति का संबंध किससे है? देखिए FL2 नीति का संबंध बच्चा मेरे वो शराब नीति से है। किससे है? शराब नीति से FL2 का आपको संबंध जो है वो देखने को मिल जाएगा, FL2 नीति का संबंध। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30 जो हम देखने वाले हैं कि पंचम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? देखिए बढ़िया सवाल है, करंट अफेयर का सवाल है, आपको पता होना चाहिए। हमारे पंचम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं हमारे इंदु कुमार पांडे जी। कौन है? इंदु कुमार पांडे जी। इसके अलावा देखिए भारतीय वित्त आयोग जो जिस आर्टिकल में होता है उसे बोलते हैं 280। ये यूके SSSC का बिल्कुल पकाया हुआ सवाल था, कई बार ये सवाल पेपर में पूछा जाता रहा है, ठीक। 1993 से ये प्रावधान है कि राज्य वित्त आयोग जो राज्य सरकारें हैं वो इसका निर्माण कर सकती है। देखिए मैंने पंचायती राज को आपको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, तो कोई मुझे बता सकता है अगर आप में से आपको पता हो कि ये आपका राज्य वित्त आयोग किस आर्टिकल के तहत बनाया जाता है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में इस बात को बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे है कि ये बिल्कुल करंट अफेयर से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। राज्य के पहले कार्बन न्यूट्रल चिड़ियाघर का शिलान्यास कहाँ किया गया है? देखिए कार्बन न्यूट्रल चिड़ियाघर, तो ये हमारा शिलान्यास हुआ है बच्चे हल्द्वानी के अंदर। हल्द्वानी में कार्बन न्यूट्रल चिड़ियाघर बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि पहला चिड़ियाघर हमारा वो कहाँ है, वो देहरादून के अंदर आपको बनाया गया था। मालसी डियर पार्क अगर आपने सुना हो मसूरी रोड पे, तो वो आपका पहला राज्य का हमारे चिड़ियाघर माना जाता है। अगर आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 32 जो हमें देखना है कि राज्य का नवीनतम नगर निगम कौन सा है? बड़ा आसान सवाल है, आपने कई बार शायद सुना या पढ़ा भी होगा। तो कुल मिलाकर के हमारा ये नवीनतम नगर निगम जो है वो है आपका श्रीनगर, हमारा नया नगर निगम है जिसकी स्थापना 31 दिसंबर 2021 को आपको देखने को मिल जाएगी। और वर्तमान में अगर हम उत्तराखंड राज्य की बात करें तो हमारे यहाँ 9 नगर निगम है और सबसे नया हमारा क्या है, वो श्रीनगर होता है। इसके अलावा नेक्स्ट 33 अगर देखें तो एक शेर कितने ग्राम के बराबर होता है? देखिए मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों से डिस्कस करी थी आपकी मापन पद्धति, मापन प्रणाली। तो देखिए वहाँ बहुत अच्छा बताया गया था कि एक शेर किसके बराबर होता है बच्चा, वो 500 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। या मैं ये कह सकता हूँ ये आधा kg के बराबर होता है। और अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर 8 मुट्ठी आपको देखने को मिल जाएंगी और एक मुट्ठी आपका 62.5 ग्राम का होता है। तो आप ये बात भी ध्यान रख सकते हैं और ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये आपको पेपर के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। 34 जो आपका सवाल है इसे देखते हैं। किस तिथि को राज्य में प्रेरणा दिवस के रूप में घोषित किया गया है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका 12 अगस्त है इसे
प्रेरणा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। 35 शारदा नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ? देखिए शारदा नहर जो है इसका निर्माण जो प्रारंभ हुआ वो 1920 में प्रारंभ हुआ और ये नहर 1928 तक जाकर के पूर्णतः कंप्लीट हो गई थी। इसके अलावा बच्चों आप इसमें याद रख सकते हैं कि शारदा नहर आपकी बनवसा जो चंपावत का हिस्सा है उसके अंदर है और ये नेपाल के साथ हमारी सीमा बनाती है, तो आप बिल्कुल इसे अच्छे से याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट अगर आगे बढ़े तो 36 जो है देवभूमि पत्रिका का संपादन किस जिले से होता है? देखिए देवभूमि जो पत्रिका है ये हमारे जो उत्तराखंड का एक बहुत ही अच्छा डिस्ट्रिक्ट है चमोली, वहाँ से इसका संपादन कार्यक्रम चलता है। 37 हेवल घाटी आंदोलन का संबंध किस जिले से है? देखिए हेवल घाटी जो आंदोलन है, बढ़िया सवाल है, हो सकता है पेपर में देखने को मिले। इसका संबंध तो बच्चे टिहरी जिले से है, लेकिन आपको इसमें जो एक बात और ध्यान रखनी है वो ये याद रखनी है कि ये हेवल घाटी का जो आंदोलन है वो चीड़ के पेड़ों के कटान के विरुद्ध जो था वो चलाया गया था। चीड़ के पेड़ों के कटान के विरुद्ध इस आंदोलन को चलाया गया था। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें 38 को, तो 38 में आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में ठुल खेल का अर्थ क्या है। देखिए यहाँ हमारे यहाँ ठुल खेल का मतलब है जो पहाड़ी रामायण होती है वो क्या कहलाती है? आपकी ठुल खेल से संबंधित होती है। 39 किस गुफा के शैल चित्रों में मनुष्य को त्रिशूल आकार में अंकित किया गया है? मनुष्य को त्रिशूल आकार में अंकित किया गया है, तो बच्चे ये हमारा आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा होगा। ग्वारखा गुफा जो है इसमें ऐसा किया गया है कि मनुष्य को त्रिशूल आकार में अंकित करा गया है। इसके अलावा ये ग्वारखा गुफा आपको चमोली ज़िले में मिल जाएगी। ठीक है, और चमोली की सबसे अच्छी नदी और सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अलकनंदा। तो उसी के संगम पे या उसी के किनारे पे आपको ये ग्वारखा गुफा देखने को मिलेगी। अगर आप बताना चाहें तो चमोली में गांव पड़ता है जिसे आप कह सकते हैं डुंगरी गांव। ठीक है, एक डुंगरी गांव पड़ता है, तो उस डुंगरी गांव में ये स्पेशली देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 40 कि मॉर्फोलॉजी ऑफ कुनिंद कोइंस नामक पुस्तक ये किसने लिखी है? तो ये बच्चे लिखी है हमारे जो MP जोशी जी हैं, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इसके अलावा आपको बताना है जो कुनिंद राजवंश है उसके सबसे होनहार या सबसे बड़े जो राजा, सबसे महान राजा किसे बोलते हैं? वो थे हमारे अमोघ भूति। कौन? अमोघ भूति जी। ठीक है, चलिए 41 की तरफ हम लोग अगर आगे बढ़ाएं तो इसका सवाल है कि किस ताम्रपत्र में उद्यान के लिए वटक शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, वटक शब्द उद्यान के लिए प्रयुक्त किया गया है। ये हमारा जो पौरव राजवंश के अंदर तालेश्वर ताम्रपत्र मिलता है, इस तालेश्वर ताम्रपत्र में उद्यान के लिए वटक शब्द का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा आप ये ध्यान रख सकते हैं कि जो हमारा तालेश्वर ताम्रपत्र है ये कहाँ से मिला बच्चे? ये अल्मोड़ा से मिलता है। इसके अलावा इस ताम्रपत्र में जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो संस्कृत है और जो लिपि इसमें इस्तेमाल करी गई है उसे गुप्त ब्राह्मी लिपि कहते हैं। तो ये बात भी आप इससे ध्यान रख सकते हैं मेरे बच्चों। बात कट्टी प्रथा का संबंध किस जनजाति से है? तो आपने एक जनजाति बहुत अच्छे से पढ़ी है, हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था उससे। थारू जो हमारी जनजाति है उसका संबंध किससे है? बात कट्टी प्रथा से उसका संबंध देखने को मिलता है। 43 को अगर देखें, उत्तराखंड में डोली सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो देखिए उत्तराखंड के अंदर जो डोली सेवा है उसकी शुरुआत हमारी 2012 से हुई थी। तो आप ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में बन सकता है। इसके अलावा देखिए करंट अफेयर 44 जो अभी मैंने देखा कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता? तो देखिए लक्ष्य सेन ने अभी हाल फिलहाल में कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। अच्छा, लक्ष्य सेन आपको याद रखना है कि किस चीज़ के खिलाड़ी हैं? ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, आप इस बात को ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए लक्ष्य सेन ने अभी हाल फिलहाल में ही 2022 में अभी जो एक थॉमस कप हुआ था उसे भारत ने जीता और उस थॉमस कप विजेता टीम के सदस्य हमारे लक्ष्य सेन भी थे, जिनका संबंध कहाँ से है? अल्मोड़ा से इनका
संबंध है, तो आप ध्यान रख सकते हैं इनका संबंध कहाँ से है, अल्मोड़ा से इनका संबंध है। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े 45वां सवाल, बड़ा अच्छा सवाल है कि एफआरआई स्थित वानिकी संग्रहालय के कितने अनुभाग हैं। तो बच्चे इसके कुल मिलाकर के 6 अनुभाग हैं। एफआरआई संग्रहालय के कुल मिलाकर के 6 अनुभाग हैं। वो कौन कौन से हैं, पैथोलॉजी संग्रहालय, सामाजिक वानिकी संग्रहालय, वनवर्धन संग्रहालय, लकड़ी संग्रहालय, आकाश वन उत्पाद संग्रहालय और आपका कीट विज्ञान संग्रहालय है। ठीक है, इसके अलावा देखिए एफआरआई की जो स्थापना है वो 1906 में हुई थी, तो आप ये बात भी ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अगर आगे बढ़े तो यूके SSSC की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यूके SSSC जो हमारा चयन आयोग था, जो आजकल बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हो गया है, जिस पर आरोप लगे हैं, जिसकी जांच अभी चल रही है, उसकी वजह से हमारे पेपर कौन करा रहा है, UKPSC करा रहा है। तो उसकी स्थापना का वर्ष मेरे प्यारो वो था 2014, 17 सितंबर 2014 को उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट अगर आगे बढ़े 47 को देखते हैं कि 20 पुरिया गुफा का संबंध किससे है। तो 20 पुरिया गुफा का संबंध है हमारी चक्राता से, और चक्राता पड़ता है आपका देहरादून में। ठीक है, तो आप ध्यान रख सकते हैं चक्राता से इसका संबंध है, देहरादून में, जो हमारा जौनसार बाबर क्षेत्र का हिस्सा है। इसके अलावा सुमेरु गुफा का संबंध किस जिले से है। तो सुमेरु गुफा जो है हमारी, वो हमारा जो पूर्ववर्ती इलाका है पिथौरागढ़, वहाँ से इसका संबंध होता है। किस वर्ष कॉमन पिकॉक को राज्य तितली घोषित किया गया। आप सभी जानते हैं कि हमारी राज्य तितली क्या है, वो कॉमन पिकॉक है। इसे किस वर्ष घोषित किया गया था, 2016 में इसे हमारी राज्य तितली घोषित किया गया था। कनकटा जो बैल है हमारा बनाम भ्रष्टाचार आंदोलन का संबंध किस जिले से है। तो ये हमारा कनकटा बैल और भ्रष्टाचार का आंदोलन अल्मोड़ा जिले से है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए जो 51वां सवाल है, इसे थोड़ा सा ढंग से देखना है कि स्वामी विवेकानंद जी ने उत्तराखंड की यात्रा कितनी बार की है। देखिए इसका सही जवाब एक्चुअली मुझे भी नहीं मिल पा रहा है, इसे आप स्टार लगा के रखिएगा, क्योंकि देखिए कहीं कहीं मैं पढ़ पा रहा हूँ कि इसका जो 4 बार इनकी यात्रा यहाँ हुई है, कहीं कहीं पता चल रहा है कि 3 बार यात्रा हुई है, और कोई कोई कहीं कहीं इसे आप लोग 2 बार बोल रहे हैं। तो इसका 2, 3, 4 सब जगह इसका ये आंसर दिखाई दे रहा है। इसे कन्फर्म करेंगे एक बार, उसके बाद इसे हम लोग बताएंगे। अगर आप इसे कंफर्म कर पाते हैं तो कृपया करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कि आपका सोर्स क्या है उसे कंफर्म करने का, आपने कहाँ से पढ़ा है इसे, जो भी आप मुझे इसका आंसर करते हैं तो ज़रूर आप मुझे बताएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए 52, टिहरी में जो हमारा सेम मुखी मेला है वो किस तिथि को लगता है। देखिए ये जो तिथि है ये बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है, 26 नवंबर के दिन यहाँ सेम मुखी मेला जो है वो लगता है, तो आप याद रख सकते हैं सेम मुखी मेला। उत्तराखंड में भकार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। देखिए उत्तराखंड में भकार शब्द, ये पेपर कई बार आ चुका है, ये सवाल पेपर में, और जो खाद्यान्न भंडार हेतु इसका इस्तेमाल भकार का किया जाता है हमारे यहाँ। 54, अल्मोड़ा मुख्य डाकघर ने किस वर्ष अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो देखिए इस अल्मोड़ा मुख्य डाकघर ने 2005 में अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसकी स्थापना 1905 में हुई थी, तो 100 वर्ष हमारे 2005 में पूरे हो जाते हैं। नेक्स्ट, राज्य में वुडलैंड जलप्रपात कहाँ पर है। तो हमें बताना है वुडलैंड जलप्रपात, ये हमारा आपको नैनीताल के अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 56, नंदा देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन की स्थापना किस वर्ष हुई। नंदा देवी की स्थापना बतानी है मुझे, जो हुई थी आपके बच्चे 2015 में, जो एक बर्ड कंजर्वेशन है। ठीक है, 57, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान किसकी रचना है। तो ये रचना है हमारे इंद्र सिंह नयाल जी की, आप ध्यान रख सकते हैं इंद्र सिंह नयाल की ये रचना है, इसकी स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान। 58, पर्यावरण मित्र योजना की शुरुआत कब से हुई। पर्यावरण मित्र योजना की शुरुआत 11 मार्च 2006 को हुई थी, तो आप ध्यान रख सकते हैं। 59, नल दमयंती ताल का आकार कैसा है। देखिए नल दमयंती ताल का आकार बच्चा पंचभुजाकार है। चलिए मेरा आपसे सवाल है, अगर आप जानते हैं नल दमयंती आकार किस जिले में पड़ता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारा 60,
कि उत्तराखंड में नून नदी का संबंध किस जिले से है। तो देखिए उत्तराखंड में नून नदी का जो संबंध है वो हमारी राजधानी जहाँ पे है देहरादून से है। तो आप लोग ये बात ध्यान रख सकते हैं। देखिए इसके अलावा ये अब उत्तराखंड के सवाल नहीं है, लेकिन ये मैंने ही बस जीएस के सवाल 3-4 सवाल डाल दिए थे ऐसे ही। तो आप देख लेंगे कि मुस्लिम लीग ने जो पाकिस्तान दिवस था वो कब बनाया था। वो 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस के रूप में इसे मनाया गया था। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय जो ज्वालामुखी है वो कौन सा है, वो किलाऊ है, आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा आप पोर्ट डायमंड किस देश में अवस्थित है, आपको ये बताना है। जो पोर्ट डायमंड है वो किस देश में अवस्थित है बच्चे, ये हमारा दक्षिण अफ्रीका में है। इसके अलावा भारतीय भू सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये बच्चे कलकत्ता में स्थित है हमारे। और लास्ट सवाल, हिमालय की तीनों श्रेणियों में प्रवाहित होने वाली नदी का नाम, वो हमारी है सतलज नदी। तो आप मुझे बताइएगा कि सतलज का उद्गम कहाँ से होता है। तो इस प्रकार से आपने सारे सवाल देखे। मुझे लगता है कि आपको कुछ बात समझ में आई होगी। और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप चैनल को ज़रूर क्या करें, सब्सक्राइब करें और लगातार मेहनत करते रहें। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।